हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमपीपीएससी टॉक्स। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल एमपीपीएससी टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अमन साहू आपके सामने हमेशा की तरह हाजिर हूं एक बार फिर मध्य प्रदेश के नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम मध्य प्रदेश के इरिगेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में इरिगेशन यानी सिंचाई। दोस्तों हम मध्य प्रदेश में एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, और सभी डायमेंशंस को कवर करने की हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं और कंप्लीट भी करेंगे। तो इसी सीरीज़ में मध्य प्रदेश में हम देखेंगे आज कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन क्या है। दोस्तों प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और सब चीज़ें नोट करते जाना है आपको जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। मैप हाथ में ले लेना क्योंकि इसमें ऐसे कई फैक्ट्स होंगे जो आपको मैप से आसान होंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें होंगी जो अपने इरिगेशन इन मध्य प्रदेश के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इरिगेशन इन मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले तो यही पढ़ने वाले हैं कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन होता क्या है, इरिगेशन से आप समझते क्या है, मतलब तो बताओ कि इरिगेशन क्या है, तब तो हम जानेंगे कि आगे की चीज़ें क्या होती हैं। इरिगेशन समझ लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इरिगेशन में इन मध्य प्रदेश, इरिगेशन इन मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में इरिगेशन की क्या स्थिति है। कुछ यहाँ पे हम फैक्ट्स भी कवर करेंगे, जैसे कि कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो चीज़ हम समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कुछ जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मध्य प्रदेश के साथ दूसरे स्टेट्स से ज्वाइन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का कोई जॉइंट प्रोजेक्ट होगा, कोई संयुक्त परियोजना होगी, उन जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करने के बाद हम देखेंगे कुछ मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करेंगे। रिवर्स जो है हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर ली है, अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आशा करूंगा कि वहाँ पे आपको देखने को सब चीज़ें मिल जाए। रिवर्स वहाँ पे अच्छे तरीके से कवर हो चुकी हैं, तो वहाँ आप रिवर्स देख लेना। रिवर्स पे कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स बने हम उसकी बात इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कैनल्स जो हैं, इंपॉर्टेंट कुछ कैनल्स हैं जिससे इरिगेशन होता है, तो वो कैनल्स की हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, नदी घाटी परियोजना बोलते हैं इसको हिंदी में, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको समझ लेना अच्छे से। इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है जिसको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट मतलब नदी जोड़ो परियोजना, आपने सुना होगा, जिससे एक से दो नदियों को जोड़ा जाता है, जहाँ से सिंचाई आसान हो जाती है, इरिगेशन इजी हो जाता है। जहाँ पे ऐसे दूरस्थ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी अभी भी पहुँचा नहीं है और वहाँ पे इरिगेशन बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होता है, तो वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए, इसीलिए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू किया गया है, वो हम देखेंगे। तो इतनी सब चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं आज अपनी इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले इरिगेशन से ही बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इरिगेशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन, इरिगेशन से आप क्या समझते हैं। इरिगेशन का सिंपल मतलब होता है, सिंपली मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स, watering the crops through artificial means। क्या है इसका मतलब। इरिगेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, अगर आपसे मेंस में 3 मार्क्स में पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरिगेशन, या सिंपल दे दे इरिगेशन, तो आपको लिखना है सिंपल इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप्स थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, ये इंग्लिश में है, और हिंदी में आपको बताना है कृत्रिम तरीके से फसलों को पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या होता है, कृत्रिम तरीके से फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं और यही इरिगेशन की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी इरिगेशन की डेफिनेशन की। इसके बाद हमें देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है इरिगेशन
प्रोजेक्ट्स। इस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको मध्य प्रदेश में 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आईपी। इसके बाद होते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और कुछ होते हैं लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स या बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा है भाई कि स्मॉल मीडियम और लार्ज से क्या मतलब है। इरिगेशन प्रोजेक्ट तो इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, नहीं, यही चीज़ तो समझाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम समझेंगे कि स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि इरिगेशन हम किसी मीन से कर रहे होंगे या सिंचाई हम किसी न किसी साधन से कर रहे होंगे। इरिगेशन करने के लिए हम किसी भी फसल को पानी देते हैं। अब वो इरिगेशन प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में एरिया को इरिगेट करता होगा। भाई हो सकता है कि ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने लगाया जो 1000 हेक्टेयर एरिया में इरिगेट करता है। ऐसा तो नहीं कि एक सिंचाई परियोजना लगा दी पूरे भारत में पानी पहुंचा दिया, ये तो पॉसिबल होना नहीं है। तो ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है जो 2000 हेक्टेयर से कम एरिया को सिंचित करता है या इरिगेट करता है उसको बोलते हैं स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। यहाँ आएगा 2000 यानी 2000 हेक्टेयर। 2000 हेक्टेयर से कम इरिगेट करता है उसको बोलते हैं स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के भूमि को सिंचित करता है यानी इरिगेट करता है उसको कहा जाता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं वो 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर की भूमि को जो सिंचित करते हैं उन्हें कहा जाता है लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो अब आपको समझ में आया होगा कि स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये आपने सुना होगा कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? कल्चरेबल कमांड एरिया होता है, इसकी भी सीधी डेफिनेशन ही देख लेते हैं हम। तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? कल्चरेबल कमांड एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एग्रीकल्चर लैंड which could be irrigated by an irrigation project। क्या समझ में आया? एन एग्रीकल्चर लैंड विच कुड बी इरीगेटेड बाय एन इरीगेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी भी सिंचाई परियोजना से जितने क्षेत्र में सिंचाई होती है उस क्षेत्र को ही उस सिंचाई परियोजना का कल्चरेबल कमांड एरिया कहा जाता है। हिंदी में इसको कल्चरेबल कमांड क्षेत्र ही बोलते हैं। मेंस में सीसीए करके देंगे, हिंदी में कोई और अलग से नाम नहीं होगा। कल्चरेबल कमांड क्षेत्र हिंदी में देंगे, इंग्लिश में देंगे कल्चरेबल कमांड एरिया, और आपको डेफिनेशन निकली पड़ेगी कि क्या होता है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो कल्चरेबल कमांड एरिया कुछ नहीं होता, वो होता है एक ऐसा क्षेत्र जो कि सिंचित किया जाता है किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के द्वारा। जैसे मैंने बताया कि 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को सिंचित करने वाले स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होंगे, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को सिंचित करता होगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, और उसका वो कहलाएगा कल्चरेबल कमांड एरिया जो 2000 हेक्टेयर होगा। तो कल्चरेबल कमांड एरिया भी आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और मेंस में आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है, और आप अभी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद करना ना भूलें। 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगी। तो हमने इरिगेशन के बारे में कुछ इन सब चीज़ों की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इरिगेशन इन एमपी। मध्य प्रदेश में इरिगेशन से आप क्या समझते हैं? मध्य प्रदेश में इरिगेशन मतलब कि मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप्स को पानी देना, टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियली इज कॉल्ड इरिगेशन। वही हम मध्य प्रदेश में समझेंगे। याद रखना दोस्तों, अप्रोक्स हम बात कर रहे हैं। अप्रोक्स मध्य प्रदेश का टोटल एग्रीकल्चर लैंड जितना है, टोटल एग्रीकल्चर एरिया जितना है जहां पे हम फसल उगा सकते हैं, वो कहलाता है एग्रीकल्चर एरिया। उस एग्रीकल्चर एरिया का अप्रोक्स 39% एरिया जो है टोटल, वो इरिगेटेड है, यानी कि सिंचित है। अभी भी यहाँ पे इरिगेशन हो रहा है इतने क्षेत्र में, और बचे हुए क्षेत्र में अभी भी पानी की कमी है दोस्तों। तो पानी को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है अभी से आप समझ लीजिए। अगर ये पानी सिंचित अभी नहीं हो पाएगा, पानी की कमी होगी, तो और कितना प्रोडक्शन कम होने वाला है भविष्य में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है।
तो मध्य प्रदेश के टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 39% जो लैंड है वो इरिगेटेड है। एरिया में अगर इसकी एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो ये होता है कुछ 39 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो हमारा इरिगेटेड है। क्या है? इरिगेटेड है यानी सिंचित है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, 52 नया जिला बना है, 52 हुआ निवाड़ी, जो टीकमगढ़ जो है टीकमगढ़ जिला जो है वहाँ से अलग करके एक नया निवाड़ी जिला बनाया है, 52वां जिला है। तो टोटल 52वें जिलों में से अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे लीस्ट इरिगेटेड बोलेंगे, लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ की? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश की। फिर हम देखेंगे मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ की? वही मध्य प्रदेश की, उसी की तो बात कर रहे हैं। तो लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं? सीधे प्रीलिम्स में या मेंस में पूछ लेंगे 3 मार्क्स में। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप फैक्ट समझते हो वो मेंस में सीधा 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो प्रीलिम्स अगर आपका स्ट्रांग है तो समझ लो मेंस आपका 50% स्ट्रांग ऑटोमेटिकली हो गया। तो सबसे लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? 3 तो आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। आपसे पूछ ले तो 1 लिख दोगे तो शायद 3 मार्क्स देने वाला भी आपको सोचे देने में, तो 3 तो कम से कम पता होना चाहिए। तो लीस्ट इरिगेटेड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम सिंचित जिला जो है वो है मध्य प्रदेश का डिंडोरी, पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरा सबसे कम जो है वो है अनूपपुर, और तीसरा जो है वो है मंडला। तो ये 3 जिले जो हैं वो सबसे लीस्ट इरिगेटेड है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सबसे कम सिंचित जिले हैं ये मध्य प्रदेश के, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला। सबसे ज़्यादा सिंचित की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा सिंचित है हमारे यहाँ दतिया, श्योपुर और मुरैना। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है हमारे यहाँ के, मुरैना, श्योपुर, दतिया, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये हमने मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करी और इन चीज़ों को हमने समझा। अब 2-3 सोर्स और होते हैं जिससे इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन कुछ अलग अलग सोर्सेज से किया जाता है। तो इरिगेशन इन मध्य प्रदेश के सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, स्रोत की हम बात कर रहे हैं, सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से सोर्स से मध्य प्रदेश में इरिगेशन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है वो किया जाता है वेल्स और ट्यूबवेल्स से। क्या है ये ट्यूबवेल्स और वेल्स? अरे कुएं और नलकूप। कुओं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। गांव में, आपके गांव में भी होगा, कुआं खोद दिया, उस कुएं से सिंचाई होती है। तो ट्यूबवेल और वेल से मध्य प्रदेश के लगभग 66 से लेकर 67% इरिगेशन जो होता है वो ट्यूबवेल और वेल से होता है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ सिंचाई होती है कैनाल से। ठीक है, कैनाल से सिंचाई होती है हमारे यहाँ लगभग 90 से 20% एरिया में। इसके अलावा और कई सी सिंचाई होती है? तो हमारे यहाँ तालाबों से सिंचाई होती है, पॉन्ड से होती है, ये ज़्यादा नहीं होती, लगभग 2% होती है। और अदर सोर्सेज से जो होती है वो अब जितना भी बचाओ काउंट कर लेना, 12 से 15% के आसपास बचा होगा, तो उतने से होती है अदर सोर्सेज से। कहाँ कहाँ किस किस से होती है, एरिया भी डिफाइन है, समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार का है। ठीक, मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, पर सिर्फ समझने के लिए काफ़ी है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की स्थिति है और मध्य प्रदेश के जो वेस्ट वाला खास करके इलाका है, इस ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है ट्यूबवेल से और वेल से। ट्यूबवेल्स और वेल से सिंचाई होती है इस वेस्ट वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। ईस्ट में अगर आप बात करोगे तो ये बालाघाट, मैं नाम लिख देता हूँ, बालाघाट, सिवनी, और ये वेस्ट का थोड़ा बहुत और इलाका। तो बालाघाट, सिवनी जो है इस क्षेत्र में होती है पॉन्ड से, तालाबों से सिंचाई होती है। जो लोग इस क्षेत्र में रहते होंगे वो जानते हैं। इसके अलावा ईस्ट में तो ऑब्वियसली बारिश वर्षा वैसी हाई होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है ईस्ट में। और
कैनाल्स की हम बात करते हैं, जहाँ से 19 से 20% हमारा इरिगेशन होता है, तो वो खास करके होता है इस वाले क्षेत्र में। नाम लिख देते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, नीमच, मंदसौर, होशंगाबाद और ETC एक्सेट्रा। तो इस पूरे क्षेत्र में कैनाल से इरिगेशन होता है मध्य प्रदेश में। समझ में आया? मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किस सोर्सेस से इरिगेशन होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अच्छे से समझ लो, वीडियो को बैक करके देख लो, नहीं समझ में आया तो एक बार और अच्छे से समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में कहीं पे मैप बनाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जॉइंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, संयुक्त परियोजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश और अन्य स्टेट्स के साथ में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जॉइंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, यानी संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं मध्य प्रदेश में। सबसे पहले मध्य प्रदेश में चल रही है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर, अगर आपको ये जॉइंट प्रोजेक्ट्स किसके साथ हैं ये याद रखना है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। वो हमारी रिवर्स वाली वीडियो में आप देख लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगी। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। अब नर्मदा नदी की स्थिति ये है कि नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है और महाराष्ट्र गुजरात से मूव करती है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक, इसके बाद आता है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पे है। ठीक है, तो चंबल नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, राजस्थान से होते ही नॉर्थ की बॉर्डर बनाती है। तो चंबल नदी का जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स होगा वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना जो है वो चंबल परियोजना है। इसके बाद केन परियोजना, उर्मिल परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देख लेते हैं। केन नदी दमोह से निकलती है, नॉर्थ की ओर मूव करती है, इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के आसपास बसे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये इसीलिए बताया है कि आपको जॉइंट प्रोजेक्ट से याद करने में आसानी हो। तो केन जो है वो दमोह से निकलती है और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त परियोजना है केन प्रोजेक्ट। उर्मिल नदी जो है वो छतरपुर से निकलती है, तो ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, याद रखना इसको, राजघाट डैम बना है इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट जो है इस पे राजघाट डैम बना है, राजघाट। इसको रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट भी बोलते हैं या फिर इसको माता टीला भी बोलते हैं। माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से कुछ भी आ जाए, तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है तीनों, केन, उर्मिल और रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद आती है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना याद रखना कि ये सोन नदी पर है, सोन रिवर पर है। ठीक है, सोन नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, नॉर्थ में जाती है और गंगा में मिल जाती है। तो नॉर्थ में जाएगी तो ये वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये MPPSC में पूछा भी गया है। किस ईयर में पूछा गया है आप देख लेना, बाणसागर पूछा गया है पर। फिर आती है बाघ परियोजना, पेंच और बावनथड़ी। तो बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। बाघ की गुफाएं सुना ही होगा आपने महाराष्ट्र में। पेंच नदी जो है वो छिंदवाड़ा से निकलती है, साउथ में मूव करती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और बावनथड़ी जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, यानी जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो ये सभी जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के अदर स्टेट्स के साथ। तो ये नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। आइए अगला टॉपिक हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं। देश में इंपॉर्टेंट रिवर्स जिन पर डैम बने हुए हैं, डैम्स और किस किस नदी में बने हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सरदार सरोवर डैम, जिसकी अभी हमने बात करी है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये गुजरात स्टेट में है। ठीक है, और कई बार ये सरदार सरोवर डैम न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ाने की बात की जाती है और वहाँ के आसपास बसे हुए लोगों को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध किया जाता है कि वो सब क्षेत्र कभी भी डूब सकते हैं, ये टूट सकता है बांध। इसीलिए हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट डैम है। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर। इसके बाद इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो है वो भी नर्मदा नदी पर है। ओमकालेश्वर परियोजना जो है खंडवा में है, खंडवा जिले में है, जो कि नर्मदा नदी पर है। बरगी डैम ये भी नर्मदा नदी पर है। तो ये चारों डैम जो है वो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकालेश्वर और
बरगी डैम। ठीक है, इसके बाद आता है बाणसागर परियोजना, जिसकी अभी हमने बात करी है, बाणसागर की सोन नदी पे है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो बाणसागर डैम जो बना है वो सोन नदी पे बना हुआ है। इसके बाद आता है तवा डैम। तवा डैम तवा नदी पर है, होशंगाबाद में। इसके बाद बात करेंगे चंबल नदी पर बने हुए 3 इंपॉर्टेंट डैम्स की, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डैम मध्य प्रदेश में है और कौन सा उत्तर प्रदेश, कौन सा राजस्थान में, सॉरी। तो गांधी सागर डैम जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान में चंबल नदी पर ही, और जवाहर सागर राजस्थान में चंबल नदी पर। मतलब कि चंबल नदी पर 3 डैम बने हुए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। पर मध्य प्रदेश में सिर्फ एक है, गांधी सागर, जो कि मंदसौर जिले की बाउंड्री पे लगता है राजस्थान से। पर एमपी में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है चंबल नदी पर। बेतवा नदी जो है, इस पर राजघाट डैम है, जिसकी अभी हमने बात करी थी जॉइंट प्रोजेक्ट्स में। राजघाट डैम जो है बेतवा नदी पर है, और इसको रानी लक्ष्मीबाई या फिर माता टीला डैम के नाम से भी जाना जाता है। माता टीला या लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं इसको, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट डैम बेतवा नदी पर है। बारना डैम जो है वो बारना में है, रायसेन में। बारना नदी पर बना हुआ है, इसका नदी का नाम है बारना, रायसेन में है, तो बारना डैम। साटक डैम है जो कि साटक नदी पर है। और एक देजला देवड़ा है, जिसको देजला देवड़ा भी बोलते हैं या देजला देवड़ा बोलते हैं, ये कुंदा नदी पर है, खरगोन में। साटक भी खरगोन में है, तो देजला देवड़ा कुंदा नदी पर, खरगोन में। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं एमपी के, और किस नदी पर हैं, किस जिले में है, वो मैंने बता दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, खास करके एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इन सभी को आप नोट कर ले, और मैं इसे आशा करूँगा कि आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। हाँ दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कैनल्स कहाँ कहाँ पर हैं, किस नदी पर है, और कौन से ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं, यानी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इन कैनाल से इरिगेशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा कैनाल की, जो कि ऑब्वियसली नर्मदा नदी पर बनी हुई है। यहाँ से खरगोन, खंडवा और बड़वानी ऐसे ज़िलों में, जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर इरिगेशन किया जाता है। इसके बाद चंबल रिवर यानी चंबल कैनाल जो है वो चंबल नदी पर है। इससे होता है इरिगेशन भिंड, मुरैना, श्योपुर नॉर्दर्न वाले हिस्से में, और मंदसौर, नीमच मंदसौर में। हलाली कैनाल है जो कि बेतवा नदी पर बनी हुई है। इससे विदिशा और रायसेन जिले में क्या होती है, इरिगेशन होता है। उसके बाद तवा कैनाल जो है वो तवा नदी पर है। इससे होशंगाबाद में इरिगेशन होता है। माही जो कैनाल है वो माही नदी पर है, और धार झाबुआ में इससे इरिगेशन होता है। किससे, माही से। फिर आती है वेनगंगा। वेनगंगा जो है वेनगंगा नदी पर है, और बालाघाट महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कुछ जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी वाले इलाके में इरिगेशन होता है। फिर आती है बारना कैनाल, जो कि बारना नदी पर है, होशंगाबाद जिले में। साटक जो है वो साटक नदी पर है, खरगोन में इससे इरिगेशन होता है। और एक देजला देवाड़ा, जिसकी हमने अभी बात करी थी, कुंदा नदी पर है, खरगोन जिले में इससे इरिगेशन होता है। तो ये सभी मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, जहाँ मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी खासी इरिगेशन की जाती है हमारे यहाँ कैनाल से। कैनाल्स के से इरिगेशन को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। पानी को एक बार छोड़ दिया जाता है बहाव के साथ, बहुत तेज़ी से पानी फ्लो होता है, और फिर फसल को उतनी पानी की आवश्यकता है या नहीं है, फिर भी पानी छोड़ दिया जाता है, तो पानी इससे बर्बाद हो जाता है, बेकार चला जाता है और नालों में चला जाता है। इसीलिए पानी का वेस्टेज ज़्यादा है कैनाल्स में, इसीलिए इसके इरिगेशन को कम करने की कोशिश की जाती है, और ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया जाता है जिसमें पानी कम लगे और पानी की एक एक बूंद का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो हम इसको कम थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं, पर कैनाल्स का इरिगेशन हो रहा है मध्य प्रदेश में, कहाँ कहाँ हो रहा है वो हमने देख लिया। तो आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है, याद करना है। फिर दोहरा देता हूँ कि इसको लिख लीजिएगा और रिवीजन ज़रूर कर लेना।
एक एक करके देख लेते हैं। आपकी अगर वीडियो क्वालिटी कम है तो उसको वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें, और नहीं दिख रहा है तो मैं एक एक करके डिक्टेट कर देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहला है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स। ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 डैम आते हैं। कौन कौन से? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आता है, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर। ये सभी हमने अभी देख लिए लास्ट में। तो सरदार सरोवर गुजरात में है, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर मध्य प्रदेश में है। ये सभी चारों प्रोजेक्ट जो हैं ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में आते हैं, जो कि नर्मदा नदी और उसकी 41 सहायक नदियों पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है चंबल प्रोजेक्ट, जो कि चंबल नदी पर है। ठीक है, इसमें हमने 3 डैम पढ़े थे अभी लास्ट में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर डैम। तो ये आते हैं चंबल प्रोजेक्ट में। थर्ड नंबर पे आता है बरगी परियोजना यानी बरगी डैम, जो कि जबलपुर में बरगी नदी पर है। इसी को बरगी डैम को रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको बरगी डैम का नाम ना देके आपको बोल देगा रानी अवंतीबाई सागर डैम कहाँ पर है, तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ बरगी डैम है, जो कि बरगी नदी पर जबलपुर में है। याद रखिएगा, रानी अवंतीबाई सागर डैम यानी बरगी डैम जबलपुर में। फिर है तवा प्रोजेक्ट यानी तवा डैम, जो है तवा नदी पर है, होशंगाबाद जिले में। फिर आता है हलाली प्रोजेक्ट यानी हलाली डैम, जो है ये हलाली नदी पर है, रायसेन जिले में। इसी को सम्राट अशोक सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। फिर वही बात, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए या पेपर को टफ बनाने के लिए हलाली डैम नहीं देगा, वो देगा सम्राट अशोक सागर डैम कहाँ है, तो रायसेन में हलाली नदी पर। बाण सागर सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। पेंच जो है वो पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा में। माता टीला लक्ष्मीबाई परियोजना या फिर इसी को राजघाट डैम भी बोलते हैं, जो कि बेतवा नदी पर है। फिर आता है, ये एक्चुअली क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इसको ललितपुर में बताया जाता है कि ये ललितपुर में बुक्स में से दिया है, पर ये मध्य प्रदेश के सागर और ललितपुर की बॉर्डर पर है। तो माता टीला लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट डैम जो है बेतवा नदी पर है। बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर है, इसी को राजीव सागर डैम भी कहा जाता है। किसको? बावनथड़ी को। फिर केन परियोजना जो है वो केन नदी पर है, इसी को ग्रेटर गंगाऊ परियोजना भी कहा जाता है। तो जिसके दो नाम हैं, खास करके उनको ध्यान रख के दोनों नाम आपको याद करने हैं। पुनासा डैम जो है वो खंडवा में है, पुनासा नदी पर। फिर सीतारेवा जो है ये छिंदवाड़ा में है, सीतारेवा नदी पर। एक जोवट परियोजना है जिसको हथनी नाम से भी जानते हैं, हथनी प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जोवट परियोजना हथनी नदी पर है, धार में, हथनी रिवर पर। एक काली सरार प्रोजेक्ट है जो कि ट्राइब्यूटरी है बाघ नदी की। बाघ नदी हमने पढ़ी थी, बाघ प्रोजेक्ट पढ़ा था, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। वही काली सरार नदी पर है, जो कि बाघ की सहायक नदी है, काली सरार। ये कंप्लीट होगा। इसके बाद आते हैं अपर वेदा परियोजना, जो कि वेदा नदी पर है, खरगोन में। अपर वेदा नदी पर खरगोन में। हालोन परियोजना हालोन नदी पर मंडला में। मान परियोजना मान नदी पर धार में। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर जिले में है। बारना परियोजना बारना नदी पर रायसेन जिले में है। सिंहपुर बैराज, इसको सिंहपुर बैराज बोलते हैं, ये जो है वो उर्मिल नदी पर ही छतरपुर में है। एक थावर परियोजना है, ये थावर नदी पर मंडला में है। फिर है कोलार परियोजना, जो कि कोलार नदी पर है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है। माही परियोजना माही नदी पर धार झाबुआ में है। सिंध परियोजना सिंध नदी पर ग्वालियर शिवपुरी में है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर इंदौर जिले में है। देजला देवड़ा कुंदा नदी पर खरगोन में है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवा में है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर बड़वानी में है। भांडेर केनाल बेतवा नदी पर दतिया भिंड में है। फिर है नरगवा, जो है केन नदी पर छतरपुर में है। और बाघ परियोजना फाइनली बाघ नदी पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश में हैं या फिर किसी अन्य स्टेट्स के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड है, जिनके नाम है। खास करके दोस्तों जिनके दो नाम है, जैसे बरगी डैम को रानी अवंतीबाई डैम के नाम से जानते हैं, हलाली को सम्राट अशोक सागर के नाम से, बावनथड़ी को राजीव सागर के नाम से। इसी प्रकार जिनके दो नाम है, जैसे केन को ग्रेटर गंगाऊ, तो इनको आपको खास करके याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको
ट्रेडिशनल नाम ना दे करके आपको ऐसा नाम दे देंगे जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो वो आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, पर आपको याद करना है। यहाँ से आपके कुछ नहीं तो 2 से 3 नंबर पक्के हो चुके हैं MPGK के। अब हम आगे देखने वाले हैं ये सभी टॉपिक कवर करने के बाद कि मध्य प्रदेश में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, नदियों को नदी जोड़ो परियोजना क्या है मध्य प्रदेश की, और इसे अमृत क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है। आइए दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ने का काम चल रहा है, जिससे किसी एक नदी में यदि पानी कम होता है तो दूसरी नदी से छोड़ा जा सके, और वहाँ जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे पानी की आपूर्ति की जा सके। इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होती है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। सबसे पहले जो शुरू हुई है वो केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की शुरू हुई है, जो शुरू हुई है 2005 में, 2005 में। और इसी को दोस्तों अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति या अमृत क्रांति के नाम से केन बेतवा लिंक परियोजना को जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, केन बेतवा नदी को जोड़ने से। और ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना सबसे पहले शुरू की गई थी। केन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था 2005 से। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंकिंग प्रोजेक्ट। नर्मदा शिप्रा मतलब नर्मदा और शिप्रा नदी को जोड़ने का काम किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये योजना जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली यानी फर्स्ट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का इंडिपेंडेंटली, जो खुद स्वयं मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का खुद इंडिपेंडेंट है, जो 2012 में शुरू हुआ था। इससे जो लाभ मिलेगा इस लिंक प्रोजेक्ट से वो मिलेगा देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर, इन 4 जिलों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और अतिरिक्त किसी और को मिले तो वो मिल जाए, पर ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये नदी जोड़ो परियोजना 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, कुछ फैक्ट्स और देखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन विभाग यानी डिपार्टमेंट बनाया गया है 1956 में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि जल संसाधन विभाग बनाया 1956 में। उसके बाद मध्य प्रदेश में इरिगेशन कॉरपोरेशन यानी कि सिंचाई आयोग, या इसको निगम बोलेंगे, सिंचाई निगम बोलेंगे, सिंचाई निगम बनाया है 1976 में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, नर्मदा जो प्रोजेक्ट है वो याद रखिएगा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, जो हमने अभी देखा है। मध्य प्रदेश का नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 29 तो लार्ज, 135 मीडियम और 3000 से ज़्यादा स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इरिगेशन प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। सोचिए 29 बड़े, 135 मीडियम और 3000 से ज़्यादा छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट इंक्लूड है किसमें, नर्मदा वैली नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में, मध्य प्रदेश का जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है उसमें, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और हमने देखा था, चंबल प्रोजेक्ट। ये दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है, जो 1954 में शुरू किया गया था, ठीक है।
और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पूछे तो नर्मदा प्रोजेक्ट है, और सबसे पुराना पूछे तो चंबल प्रोजेक्ट है जो 1954 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत हमने 3 डैम पढ़े थे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर डैम, तो वो चंबल प्रोजेक्ट पे भी है। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको मल्टीपर्पज़ क्यों कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, इन परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। बहुउद्देशीय यानी कि इससे कई सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, कई सारे पर्पस अचीव होते हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना होगी तो उससे कौन कौन से अचीव होंगे। सबसे पहले तो कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो इरिगेशन सबसे पहले हमने बनाया है इसीलिए कि उससे सिंचाई हो सके, इरिगेशन हो सके। दूसरा फिशरीज़ का डेवलपमेंट होता है, फिशरीज़ होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी किसी भी क्षेत्र की, तो फिशरीज़ का डेवलपमेंट होता है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगा करके हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कर सकते हैं। वाटर का स्टोरेज तो हम करके रख ही सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में हम इस पानी को यूज़ कर सकें, इसीलिए हम स्टोरेज तो कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिशरीज़ कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। ये सभी काम, ये सभी उद्देश्य, ये सभी पर्पज़ इससे पूरे किए जा सकते हैं किसी प्रोजेक्ट से, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश में इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, हमने सबसे पहले क्या क्या देखा, मध्य प्रदेश में इरिगेशन समझा, इरिगेशन क्या होता है ये समझा, डेफिनेशन देखी, फिर मध्य प्रदेश में इरिगेशन उसके कुछ फैक्ट्स कवर किए, सबसे कम इरिगेटेड जिला, सबसे ज़्यादा इरिगेटेड जिला वो हमने कवर किया, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, स्मॉल, लार्ज और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद हमने देखा जॉइंट प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश और अदर स्टेट्स के कौन कौन से जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखे जो कौन कौन से रिवर्स पे बने हुए हैं, कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स देखे हमने। उसके बाद हमने रिवर वैली प्रोजेक्ट देखे, नदी परियोजनाएं देखी, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना या नदी परियोजनाएं देखी। लगभग सभी हमने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट समझा, और उसके बाद हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं और इनको क्यों मल्टीपर्पज़ कहा जाता है ये हमने देखा। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमारे MPPSC टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार अपने MPPSC टॉक्स चैनल में अगले किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इसी प्रकार सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।